आज हम पढ़ेंगे पैथोलॉजी ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की पैथोलॉजी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। बोन, जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में आएंगे, ठीक है। उसके अलावा स्केलेटल मसल्स भी आएंगे। द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर्म, सपोर्ट, स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी। यानी कि ये एक तो इसने स्टेबल करना है, एक तो फॉर्मेशन देनी है, शक्ल देनी है एक स्पेसिफिक, ठीक है। उसके अलावा सपोर्ट देनी है, उसके अलावा स्टेबिलिटी एंड मूवमेंट टू द बॉडी, यानी कि बॉडी को शक्ल, सपोर्ट, स्टेबिलिटी और मूव करवाने का काम किसका है? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम का। इट इज मेड अप ऑफ द बोन्स के साथ मिलके बना होता है, मसल्स, उसके अलावा मसल्स होंगे, कार्टिलेजेस, टेंडन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स एंड अदर कनेक्टिव टिश्यूज दैट सपोर्ट्स एंड बाइंड्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स टुगेदर, ठीक है। और उसके अलावा दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज जो कि सपोर्ट कर रहे होंगे या बाइंड कर रहे होंगे दूसरे ऑर्गन्स को या कनेक्टिव टिश्यूज को आपस में, ठीक है। स्केलेटन सिस्टम आप लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी, बोन्स के नाम याद है ना, पढ़े हुए हैं ना? Yes, sir. जी। सेल्स ऑफ द बोन्स, ओस्टियोप्रोजेनेटर, ओस्टियोप्रोजेनेटर और स्टेम सेल और TGF बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। स्टेम सेल होता है जो कि प्रिकर्सर सेल, ठीक है। इसी सेल से आगे सारी सेल लाइंस आगे डेवलप होंगी। ओस्टियोब्लास्ट्स, ओस्टियोब्लास्ट कौन से होते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स। सरफेस ऑफ द स्पाइक्यूल्स, यानी कि जो सरफेस के ऊपर स्पाइक्यूल्स, एजेस, नुकीले एजेस जो बनते हैं उसको सरफेस स्पाइक्यूल्स, यानी कि इस ओस्टियोब्लास्ट ने क्या करना है? बोन की फॉर्मेशन करवाना है, इसलिए इसको बोन फॉर्मिंग सेल्स भी बोलते हैं, या स्पाइक्यूल्स, यानी कि ये ऊपर न्यू बोन ग्रो करवाएगा। अंडर कंट्रोल ऑफ कैल्सिटोनिन टू टेक ब्लड कैल्शियम एंड पुट इट इनटू द बोन। ये कैल्सिटोनिन के अंडर काम करेगा और इसने काम क्या करना है कि ब्लड से कैल्शियम को पकड़ के बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाना होता है, ठीक है, अंडर द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन। ओस्टियोब्लास्ट ने एक बोन फॉर्मेशन करवानी है, अंडर द कंट्रोल ऑफ कैल्सिटोनिन कैल्शियम को डिपॉजिट करवाएगा ऑन द बोन। ओस्टियोसाइट्स, बोन के मेच्योर सेल्स को ओस्टियोसाइट्स का नाम दिया जाता है, ठीक है। आर ओस्टियोब्लास्ट विच आर नाउ कंप्लीटली सराउंडेड बाय द बोन्स, यानी कि ओस्टियोब्लास्ट जहाँ पे ब्लास्ट का लफ्ज आएगा, फॉर एग्जांपल मेगैलोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं वो इमेच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। जब वो मिच्योर हो जाते हैं तो उनको साइट बोलते हैं, CYTE, ठीक है। ओस्टियोसाइट, ओस्टियो मीन्स बोन, ब्लास्ट मीन्स इमेच्योर सेल्स ऑफ द बोन, ओस्टियोसाइट मीन्स मेच्योर सेल्स ऑफ द बोन। आर द ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट हैं विच आर नाउ कंप्लीटली सराउंडेड बाय द बोन्स, जिनको अभी बोन ने कंप्लीटली सराउंड कर लिया, यानी कि जिनके इर्द गिर्द अभी कैल्शियम डिपॉजिट, कैल्शियम फॉस्फेट डिपॉजिट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद है ओस्टियोक्लास्ट्स। ओस्टियोक्लास्ट को हम बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी बोलते हैं, ये बोन को डिसॉल्व करेगा। मैक्रोफेजेस जो होते हैं ना, बोन के मैक्रोफेजेस, उनका नाम है ओस्टियोक्लास्ट। अंडर द कंट्रोल ऑफ PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, chew up the calcium of the bone and put it into the blood। इसने काम क्या करना होता है कि बोन से कैल्शियम को लेके ब्लड के अंदर उसे भेजना होता है। जब भी, यानी कि ये दोनों एंजाइम कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे होते हैं। जो कैल्सिटोनिन होता है उसने ब्लड से कैल्शियम को लेके बोन के ऊपर डिपॉजिट करना है और ब्लड के अंदर कैल्शियम का जो लेवल है उससे डिक्रीज करना है, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम करना होता है, किसने? कैल्सिटोनिन ने। उसके बाद जो पैराथायरॉयड हार्मोन है इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करना होता है। कैसे इंक्रीज करेगा? एक तो हमारे किडनीज के ऊपर एक्ट करेगा और उस जगह से कैल्शियम की जो एब्जॉर्प्शन है उसको इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे GI सिस्टम पे एक्ट करेगा और वहाँ से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कराएगा। उसके अलावा इसने बोन्स पे एक्ट करना है, बोन क्योंकि बोन्स के ऊपर
कैल्शियम डिपॉजिट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। इसने बोन को डिसॉल्व करवा के कैल्शियम को ब्लड के अंदर लेके आना है ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। प्रोटीन्स ऑफ द बोन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी कि, ठीक है। टाइप 1 कोलाजन, बोन के अंदर कौन सा कोलाजन होता है? टाइप 1। ठीक है। सेल एडहेजन प्रोटीन्स, जो कि सेल्स को आपस में एडहायर करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं वो? ओस्टियोपोन्टाइन, फाइब्रोनेक्टिन एंड थ्रोम्बोस्पोन्डाइन। दीज आर द सेल एडहेजन प्रोटीन्स। उसके बाद है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन्स, वो प्रोटीन्स जो कि कैल्शियम को बाइंड करेंगे। ठीक है, ओस्टियोनेक्टिन। उसके बाद सायालो प्रोटीन, प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन मिनरलाइजेशन, वो प्रोटीन्स जो कि बोन की मिनरलाइजेशन करवाएंगे, वो प्रोटीन जो कि बोन के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट को, मिनरल्स को बोन के ऊपर डिपॉजिट करवाएंगे। वो कौन से प्रोटीन्स होंगे? ओस्टियोकैलासिन। इंजाइम्स, अभी इंजाइम्स कौन कौन से होंगे बोन्स के रिलेटेड? कोलाजिनेज, कोलाजिनेज इंजाइम ने क्या करवाना होता है? कोलाजिन को ब्रेक डाउन करवाना होता है। उसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ने काम क्या करवाना होता है? फॉस्फेट को ब्रेक डाउन करवाना होता है। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स की बात करते हैं। IGF-1, IGF का मतलब होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। उसके बाद TGF, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। उसके बाद है PDGF, प्लेटलेट, D से ड्राइव्ड, G से ग्रोथ, F से फैक्टर। ठीक है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये वाले कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होंगे जो कि आपको बोन से रिलेटेड मिलेंगे। साइटोकाइंस, कौन कौन से साइटोकाइंस आपको मिल सकते हैं रिलेटेड टू बोन्स? प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिल सकते हैं जिसमें इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6। उसके अलावा रैंक एल यानी कि रैंक लाइगैंड मिल सकता है। ये आगे उनकी एब्रीवेशंस लिखी हुई हैं, जिसकी एब्रीवेशन आपको ना समझ आए आपने यहाँ से पढ़ देना है। उसके अलावा ये नीचे नोट लिखे हुए हैं कुछ। ठीक है, जो चीज़ें इधर यानी कि जिनकी एब्रीवेशन के अलावा जो चीज़ समझने वाली है वो नोट से आप पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी किसी ऐसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो आप लोग मुझसे। मिनरल्स, पहले हमने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की है जिसमें प्रोटीन्स आते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल कैल्शियम, फॉस्फेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाएंगी। ठीक है, जो ऑर्गेनिक हैं प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, कोलेजन वगैरह। उसके बाद इनऑर्गेनिक में आयंस आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द बोन कौन सा है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये इसके दोनों इसके फार्मूले हैं। ठीक है, Ca5PO4 कैल्शियम फॉस्फेट 3 हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसके अलावा ये दोनों हाइड्रोक्सी एपेटाइट के फार्मूले हैं। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ द बोन, बोन अभी कितनी किस्म की होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? ठीक है, कंपैक्ट बोन हो सकती है, उसके अलावा स्पंजी बोन हो सकती है। कंपैक्ट जो होता है वो डेंस कॉर्टिकल पार्ट होता है, यानी कि बोन के इर्द गिर्द वाला जो एरिया होता है वो कंपैक्ट होता है, यानी कि हार्ड डेंस बोन होती है उस जगह पे। स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी कैल्सिनियस बोन होती है, मेम्ब्रेनस हो सकती है, एंडोस्टियल एंड स्पाइकुलर। आगे स्पॉन्जी की टाइप्स हैं। ठीक है, कैल्सिनस, मेम्ब्रेनस, एंडोस्टियल एंड स्पेकुलर। वोवन एंड लेमुलर, ये वाले जो आप देख रहे हैं बोन का स्ट्रक्चर, ये वोवन स्ट्रक्चर है। इरेगुलरली ये वाले आपको जो पोर्स हैं आपको मिल रहे हैं, ये लेमुलर लेंथ वाइज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, इसमें रेगुलर और इरेगुलर की बात हो रही है। वोवन जो होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, जो लेमुलर होते हैं वो रेगुलर होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन से होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट आगे कन्वर्ट होते हैं ओस्टियोसाइट्स के अंदर। ओस्टियोब्लास्ट ने काम क्या करवाना होता है? अंडर द इफेक्ट ऑफ कैल्सिटोनिन मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन करवाएंगे। ठीक है, बोन के ऊपर कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन करवाएंगे। उसके बाद आगे कौन सा होता है? जिस वक्त ये काम यानी कि ये एक बैलेंस के साथ चल रहे होते हैं, जिस वक्त
ये नहीं है कि ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए या ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी, यानी कि बोन फॉर्मेशन और बोन डिसॉल्विंग एक इक्विलिब्रियम के साथ चल रहे होते हैं। अगर दोनों में से किसी एक का भी फंक्शन हाइपर फंक्शनिंग हो जाए, यानी कि ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी अगर ज़्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन में ट्यूमर हो सकता है, यानी कि कैंसर हो सकता है बोन का। अगर ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में बोन्स वीक हो जाएंगी, तो वो बोन की दूसरी बीमारी का बायस बन सकता है। ठीक है, तो सब एक साइकिल में ये प्रोसेस चल रहा होता है, और एक हार्मनी के साथ एक दूसरे के साथ ये चल रहे होते हैं। ये नहीं होता कि एक का फंक्शन ज़्यादा हो जाए या दूसरे का ज़्यादा हो जाए। ठीक है, उसके अलावा मसल्स, मसल्स आप एनाटॉमी के अंदर पढ़ चुके हो, जस्ट ये आपके रिवीजन के लिए है, आप इनको देख लीजिएगा। ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी सिंपली मीन्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यूजेस एनर्जी। फिजिकल एक्टिविटी में हम क्या करते हैं, बॉडी को मूव करवाते हैं। बॉडी किसी भी पोर्शन को जब मूव करवाएंगे तो उस मूवमेंट के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एनर्जी की, और उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। वॉकिंग, गार्डनिंग, ब्रिस्कली पुशिंग अ बेबी स्ट्रोलर। ठीक है, यानी कि जिस वक्त हम वॉक कर रहे होते हैं, या गार्डनिंग यानी कि गार्डन में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बेबी का जो स्ट्रोलर है, जो वॉकर होता है, उसको पुश कर रहे हैं। क्लाइंबिंग द स्टेयर, प्लेइंग सॉकर और डांसिंग और ऑल गुड एग्जांपल्स ऑफ बीइंग एक्टिव। यानी कि इस तरह का कोई भी काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर डूइंग फिजिकल एक्टिविटी। फॉर हेल्थ बेनिफिट्स, फिजिकल एक्टिविटी शुड बी मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी। हेल्थ बेनिफिट्स के लिए फिजिकल एक्टिविटी मॉडरेट टू विगरस होनी चाहिए। इन एक्टिविटी की वजह से भी नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए एक्टिविटी ज़रूरी है। What are the four main types of physical activity? The four main types of physical activity are aerobic, ठीक है, muscle strengthening, bone strengthening and stretching। एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसके अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। एरोबिक में जॉगिंग वगैरह आ सकता है। ठीक है, उसके अलावा मसल स्ट्रेंथनिंग में बॉडी बिल्डिंग आ गया। बोन स्ट्रेंथनिंग में ये जॉगिंग भी आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग भी आ जाता है। स्ट्रेचिंग में वो सारी एक्सरसाइजेज जो स्ट्रेचिंग में की जाती हैं। ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम? एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होगी, हायर ब्लड फ्लो टू द मसल्स। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो मसल्स की डिमांड फॉर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स विल इंक्रीज, दैट विल कॉज वेजोडाइलेशन ऑफ द मसल्स। जब मसल्स की वेजोडाइलेशन होगी तो मसल्स के अंदर ब्लड सप्लाई विल इंक्रीज मसल टेम्परेचर। उसके अलावा मसल्स के अंदर जब एक्टिविटी हो रही है, दैट मीन्स मसल्स का जो मेटाबॉलिक फंक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। जब मेटाबॉलिज्म होगी, उस जगह मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होगी तो मसल्स का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म एक्सरसाइज हेल्प्स द स्केलेटल मसल्स वाया। जब हम लंबे अरसे तक एक्सरसाइज करेंगे तो वो स्केलेटल सिस्टम को, स्केलेटल मसल्स को किस तरह इफेक्ट करेगी? इंक्रीज कैल्शियम स्टोर। इसमें क्या होगा, कैल्शियम स्टोर इंक्रीज होंगे। मोर स्ट्रेंथ, जब कैल्शियम स्टोर इंक्रीज होंगे तो उससे जो मसल्स और बोन की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेच इन लिगामेंट, मोर एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन इन एवरीडे लाइफ। जिस वक्त हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो मोर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें एक्सटेंशन और फ्लेक्शन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। हम डेली लाइफ में मोर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से अगर कोई बंदा इनएक्टिव है, ठीक है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो उसके थोड़ी सी कोई मूवमेंट करने से, फॉर एग्जांपल सीढ़ियाँ चढ़ने से या कोई थोड़ा सा वजन उठाने से उसका कोई ना कोई जो मसल होता है वो टीयर हो जाता है, या कोई टेंडन टीयर हो जाता है। ठीक है, अगर एक्सरसाइज करेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इंक्रीज थिकनेस ऑफ द हाईलाइन कार्टिलेज, जो जॉइंट्स के ऊपर कार्टिलेज होती है, ठीक है, जो जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, उसकी जो थिकनेस होती है एक्सरसाइज की वजह से वो इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जॉइंट्स विल बी मोर पावरफुल। इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड प्रोडक्शन, जॉइंट्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसकी जो प्रोडक्शन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है,
जिससे जॉइंट्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब टिल नाउ कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। नो सर। समझ आ रही है? जी सर, आज का लेक्चर वैसे भी इजी है। चले ठीक हो गया। What happens to your body when you are exercising to create more ATP? Your body need extra oxygen. ATP ज़्यादा यानी कि जनरेट करने के लिए जिस वक्त आपकी बॉडी जो मसल्स हैं वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। और एनर्जी किस फॉर्म में हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब एटीपी की फॉर्म में एनर्जी यूटिलाइज करनी होती है तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होगी सो ब्रीदिंग इंक्रीज एंड योर हार्ट रेट स्टार्ट पंपिंग मोर ब्लड टू योर मसल्स। तो उस ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज होने की वजह से ब्रीदिंग इंक्रीज होगी और उसके अलावा जो हमारा हार्ट है उसका जो हार्ट रेट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और वो ज़्यादा एफिशिएंटली ब्लड को पंप करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स मसल्स। विदाउट सफिशिएंट ऑक्सीजन, जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होगी यानी कि ऑक्सीजन हमारे मसल जितनी रिक्वायर है उससे कम ऑक्सीजन मिल रही होगी, उस कंडीशन में क्या होता है? लैक्टिक एसिड विल फॉर्म इंस्टेड। तो एरोबिक ऑक्सीजन के एरोबिक एक्सरसाइज की बजाय कौन है ये बोल रहा है? अपना माइक ऑफ करें। Lactic acid will form instead. Tiny tears in your muscle make them grow bigger and strong as they heal. जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो उस एक्सरसाइज के दरमियान हमारे मसल्स में टाइनी टीयर्स आ जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे इंजरीज हो जाती हैं मसल्स में। और इसीलिए कहते हैं कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज हर रोज़ एक्सरसाइज के बाद एक दिन का आगे ब्रेक लेना चाहिए ताकि हमारे जो मसल्स हैं वो हील हो सके। जब हमारे मसल्स हील होंगे तो उनका जो साइज होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है, हमारे मसल्स ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जिस वक्त वो हील हो जाएंगे, ठीक है। More blood is pumped to the exercising muscles to deliver the additional oxygen. Without enough oxygen, lactic acid will form. Instead, lactic acid is typically flushed from the body within 30 to 60 minutes after finishing up a workout. यानी कि भी lactic acidosis anaerobic ऑक्सीजनेशन की वजह से होगी। एनारोबिक जिस वक्त एनर्जी प्रोडक्शन होगी, ठीक है, उस वक्त लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। लेकिन जिस वक्त हम वर्कआउट फिनिश करेंगे विद इन 30 to 60 मिनट वो जो लैक्टिक एसिड होगा उसको हमारी बॉडी फ्लश आउट कर देगी। टाइनी टीयर्स form in the muscles that help them to grow bigger and stronger as they heal. Muscle is capable of burning multiple fuels during exercise. Muscles जो होते हैं during exercise multiple fuels यूज कर सकते हैं इंक्लूडिंग ग्लूकोज। सबसे पहला जो फ्यूल होता है वो ग्लूकोज होता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद फैटी एसिड फ्रॉम द फैट, जो फैट होती है अराउंड द मसल उसको यूज करेगा स्पेशली इन द लिवर, ठीक है। लिवर जो होगा वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू फैट को यूटिलाइज करेगा एंड अमाइनो एसिड्स फ्रॉम द प्रोटीन। और उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू हमारा जो लिवर होगा वो अमाइनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उनका जो सब स्मॉलर सब यूनिट होता है उसको अमाइनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड से आगे एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। द टाइप ऑफ फ्यूल दैट इज बर्न for energy depends on the intensity and duration of exercise being performed. किस टाइप का फ्यूल यूज होगा ये डिपेंड होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए और कितने ड्यूरेशन के लिए चाहिए, उस पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ग्लूकोज आएगा, उसके बाद फैटी एसिड आएगा, अगर प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद क्या आएगा? प्रोटीन। एजिंग एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। एजिंग का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे क्या इफेक्ट होगा? ऑब्जर्व चेंजेस इन द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मसल्स में क्या होगा? सार्कोपीनिया। सार्को का मतलब होता है मसल का सबसे जो छोटा सब यूनिट होता है उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है जो सबसे छोटा, ठीक है, उसको सार्कोमेयर बोलते हैं। पीनिया का मतलब होता है किसी चीज की कमी, ठीक है, जिस तरह ब्लड सेल्स की कमी, ठीक है। सार्कोपीनिया मीन्स जो कंट्रैक्टाइल यूनिट है मसल्स के उनकी कमी हो जाए तो उसको सार्कोपीनिया बोलते हैं। डिक्रीज मसल मैस एंड कंट्रैक्टाइल फोर्सेस। जब जो स्मॉलर सब यूनिट होंगे उनकी कमी होगी तो उससे क्या होगा? मसल मैस में भी कमी होगी, क्योंकि जब
सार्कोमेयर्स मिलेंगे तो मिलके मसल मैस बनाएंगे, अगर वो कम हो रहे हैं दैट मीन्स मसल मैस भी कम होगा। सार्कोमेयर्स ने कॉन्ट्रैक्शन काज करवानी होती है, ठीक है, जब सार्कोमेयर कम हो रहे हैं तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल जो फोर्सेज हैं वो भी कम हो जाएंगी। अकर्स विद एज, ये कैसे होगा, जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी उस कंडीशन में सार्कोपेनिया होगा। सम ऑफ दिस मसल वेस्टिंग इज ड्यू टू डिमिनिश्ड ग्रोथ हार्मोन्स, इसमें से जो कुछ मसल वेस्टिंग है कुछ इफेक्ट ग्रोथ हार्मोन की कमी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज होगा। प्रोडक्शन, बट एग्जैक्टली हाउ मच इज ड्यू टू एजिंग वर्सेस डिसयूज इज अनक्लियर। उसके अलावा डिसयूज एट्रोफी भी होती है। डिसयूज यानी कि जब हम मसल्स को यूज नहीं करते तो उस टाइम पे भी जो मसल मैस होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा मसल्स की जो पावर होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्सेज होती हैं, वो भी कम होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन एजिंग वर्सेस डिसयूज एट्रोफी, इसमें जो यानी कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा होता है ये अभी तक क्लियरली नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक है। सार्कोपेनिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड फैटिक, रिस्क ऑफ फॉलिंग, ठीक है। सार्कोपेनिया की वजह से क्या होगा, जो पर्सन होगा वो इजीली थक जाएगा और वो गिर सकता है, ठीक है, अगर ज़्यादा सार्कोपेनिया होगा, ज़्यादा सीवियर होगा। सो मैनी कंप्रोमाइज एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, जब मसल बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे यानी कि मसल मैस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्सेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, तो वो जो पर्सन होगा वो बहुत वीक होगा, ठीक है, क्योंकि उसका मसल मास ही नहीं है, तो वो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है। Sarcopenia affects all muscles including for example the respiratory muscle। sarcopenia की वजह से ऑलमोस्ट सारे मसल्स इफेक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग रिस्पिरेटरी मसल्स, वो मसल्स जो कि रिस्पिरेशन में इफेक्ट कर रहे हैं। डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ द ब्रीदिंग, जब रिस्पिरेटरी मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो उसकी वजह से ब्रीदिंग एफिशिएंसी भी डिक्रीज होगी। एंड जीआई ट्रैक मसल्स, जब जीआई ट्रैक के मसल्स इन्वॉल्व होंगे तो वो एक्टिवली पेरिस्टालसिस मूवमेंट्स क्रिएट नहीं कर सकेंगे। जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट डिक्रीज होंगी तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी। सर हम ये कह सकते हैं सार्कोपेनिया की वजह से मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो रही है? मसल टोन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। टोन जी एक और चीज है, मसल टोन होती है पार्शियल स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जी सार्कोपेनिया का सार्कोमेयर आप लोगों ने सुना होगा, सार्कोमेयर होता है जी जो मसल का सबसे छोटा सब यूनिट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल सब यूनिट, ठीक है। जी सार्को मीन्स मसल का सबसे छोटा यूनिट जो होगा, पीनिया का मतलब होता है उसकी कमी। ये जो सार्कोमेयर है इसकी वजह से दो काम हो रहे होते हैं। एक तो सार्कोमेयर जब मिलेंगे, बहुत ज़्यादा सार्कोमेयर मिलेंगे तो वो मसल मास बनाएंगे, ठीक है। जब सार्कोपेनिया होगा तो मसल मास डिक्रीज होगा। दूसरे नंबर पे सार्कोमेयर का काम क्या होता है कि उसने कॉन्ट्रैक्शन काज करवानी है, ठीक है। तो जब सार्कोपेनिया होगा तो उसकी वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। यस सर। हाँ, इसमें टोन ऑलमोस्ट ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी, लेकिन टोन के लिहाज से हम इसको देखेंगे नहीं। बहरहाल टोन ऑफ कोर्स डिक्रीज होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इसमें डिक्रीज हो रही है, लेकिन हम टोन को किसी और जिमरे में ले जाते हैं। जब उस टोन को डिस्कस करते हैं ना तो हम देखते हैं कि किसी नर्वस सिस्टम एबनॉर्मेलिटीज में टोन को हम मोस्टली चेक करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। ठीक है। यस ओके सर। Bone tendons or ligaments, gradual loss of bone mass, bone resorption more than bone formation starting around the age of 30। जिस वक्त पर्सन की एज 30 तक पहुंच जाती है, 30 के बाद उसकी बोन की जो ग्रोथ होती है वो ऑलमोस्ट रुक जाती है। अभी क्या होता है, जो उसकी बोन की डिस्ट्रक्शन है, ठीक है, बोन फॉर्मेशन एंड बोन रिजॉल्विंग जो सेल्स हैं उनकी आपस में जो हार्मनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता किस साइड पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है। जो डिस्ट्रक्शन वाले सेल्स हैं ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी वो इंक्रीज हो जाती है ओवरऑल एज कंपेयर टू बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो बोन होगी वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज वाटर कंटेंट इन द कार्टिलेज, जैसे जैसे एजिंग प्रोसेस होगा कार्टिलेज के अंदर वाटर कंटेंट जो होंगे वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। डिक्रीज वाटर इन द कार्टिलेज ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क results in a decrease in compressibility and flexibility. This may be
वन रीजन फॉर द लॉस ऑफ हाइट, यानी कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होगी, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसके अंदर वाटर के कंटेंट डिक्रीज होंगे। वाटर के कंटेंट डिक्रीज होने की वजह से उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की जो एबिलिटी होती है ना, वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे उसकी ये दोनों एबिलिटीज कम होंगी, उसकी जो हाइट होती है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, वो भी कम होगी। जब उसकी हाइट कम होगी तो अल्टीमेटली जो पर्सन होगा उसकी हाइट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत उसकी हाइट भी कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जस्ट एक assumption है, ठीक है। There is also some decrease in water content of tendons, टेंडन्स के वाटर कंटेंट भी कुछ हद तक डिक्रीज होंगे, एंड लिगामेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिक्रीज इन मोबिलिटी। इसीलिए अगर तो कोई पर्सन एक्सरसाइज करता है तो वो इवन के ओल्ड एज में भी जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, ठीक है, उनकी निस्बत दो, यानी कि 50 ईयर एज के हम पर्सनस का अगर मुआयना करें, एक बंदा है जो रेगुलरली एक्सरसाइज करता है और एक बंदा है जो कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता, तो उसकी निस्बत आप अगर जो एक्सरसाइज करता है वो यंग लुकिंग होगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होगी, यही है कि उसके जो कार्टिलेज है, ठीक है, उसके अंदर वाटर कंटेंट एज कंपेयर टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पेशेंट से ज़्यादा होंगे, ठीक है। उसके अलावा उसकी जो मसल मास है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दूसरा जो पर्सन है, ठीक है। जो एक्सरसाइज करने की वजह से मसल मास भी ज़्यादा होगा, कार्टिलेज भी स्ट्रॉन्ग होगी, थिक होगी थोड़ी, ठीक है। हेल्दी कार्टिलेज होगी, हाइलैंड कार्टिलेज अच्छी होगी, साइनोवियल फ्लूइड अच्छा होगा, ठीक है। ओवरऑल उसकी स्किन का टर्गर जो होगा वो अच्छा होगा, स्किन जो होगी उसकी इलास्टिसिटी इतनी जल्दी लॉस नहीं होगी अगर वो बंदा रेगुलरली डेली एक्सरसाइज कर रहा है और उसका फूड हैबिट्स भी अच्छी है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम टू द स्ट्रेस एंड ट्रॉमा। अभी बायोलॉजिकली हमारा जो बॉडी है, जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, वो स्ट्रेस और ट्रॉमा को कैसे बिहेव करेगा वो हम देखते हैं। टू द स्ट्रेस, व्हेन द बॉडी इज स्ट्रेस्ड मसल टेंस अप, मसल्स टेंस हो जाते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, द बॉडीज वे ऑफ गार्डनिंग, ये हमारी बॉडी का एक नॉर्मल फिनोमिना है, ठीक है। जिस वक्त मसल को स्ट्रेस करेंगे तो वो गार्ड करेगी, यानी कि उसकी जो टोन होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, गार्डनिंग, ठीक है। क्रोनिक स्ट्रेस causes the muscles in the body to be in a more or less constant state of guardness। अगर क्रोनिक स्ट्रेस हो किसी एरिया में, ठीक है, बॉडी के किसी भी एरिया में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि कांस्टेंट स्टेट ऑफ गार्डनेस आ जाएगी उन मसल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल बोथ टेंशन टाइप हेडिक एंड माइग्रेन हेडिक। टेंशन हेडिक और माइग्रेन हेडिक में क्या होता है, स्ट्रेस होती है, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से हमारे जो हेड मसल्स होते हैं उनके अंदर गार्डनेस आ जाती है, गार्डेड, यानी कि उनकी जो टोन होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जब टोन इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से टेंशन हेडिक हो सकती है, ठीक है, और उसके अलावा माइग्रेन हो सकती है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैव बीन शोन टू इफेक्टिवली रिड्यूस द मसल टेंशन। फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है, इसी चीज़ का नाम है, ठीक है। उससे हम क्या करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक की वजह से जो मसल की टेंशन होती है वो डिक्रीज होती है, उनकी जो गार्डनेस होती है वो कम होती है, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, पेन होती है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाती है। मसल इंजरीज आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रॉमाज अक्रिंग इन द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के दरमियान मसल इंजरी मोस्ट कॉमन होती है। अ शॉर्ट पीरियड ऑफ कंप्लीट फिजिकल इनएक्टिविटी इमोबिलाइजेशन, यानी कि हम मसल को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम देंगे। फॉलोइंग द शेयरिंग टाइप ऑफ मसल इंजरी इज मैंडेटरी एंड बेनिफिशियल, ठीक है। अगर कोई मसल इंजरी हुई है तो उसके बाद हम उस स्पेसिफिक लिम्ब को, फॉर एग्जांपल अगर लेग इंजरी हुई है तो लेग को हम कुछ अर्सा के लिए इमोबलाइज कर देंगे ताकि उस मसल को हील होने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल सके, ठीक है। The immobilization allows the early loose connective tissue, granulation tissue formed between and connecting the injured muscle stump to each other to gain the required strength without a rupture, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम इमोबिलाइज करेंगे तो उससे जो मसल्स होंगे वो हील होंगे, ठीक है, और उनकी जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है वो दोबारा रीगेन हो जाएगी और वो रप्चर नहीं होंगे। यानी कि उससे ज़्यादा जो मसल पहले ही एक तो उसमें ट्रॉमा हो चुका है, पहले इंजर हो चुका है, अगर हम मजीद एक्टिविटी जारी रखेंगे तो वो और ज़्यादा इंजर हो जाएगा, ठीक है।
तो उस इंजरी को रोकने के लिए हम उसे कुछ अर्सा के लिए रेस्ट देते हैं, इमोबलाइज करते हैं, ठीक है, तो उससे वो दोबारा हील हो जाता है। हाउएवर इमोबलाइजेशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू लास्ट for less than a week so that the adverse effect of immobility are limited to the minimum. जो immobilization है should be restricted to last for less than a week. immobilization एक वीक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए so that the adverse effect of immobility, ताकि जो इमोबिलिटी की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको कम किया जा सके। यानी कि पेशेंट को अगर मूव नहीं करेंगे, ठीक है, पेशेंट मूव नहीं होगा या अपने लिम्स को मूव नहीं करेगा तो उसकी वजह से भी कुछ एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेग का ट्रॉमा हुआ है तो उस अगर लेग को मूव नहीं करेंगे तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है। तो उन इन एडवर्स इफेक्ट्स को बचने के लिए एक वीक से ज़्यादा रेस्ट नहीं देनी। Ruptures at the site of the original muscle trauma as well as large permanent scar tissue are common if active mobilization is begun immediately after the injury. अगर इंजरी के इमीडिएट यानी कि उस इंजरी के फ़ौरन बाद पेशेंट उस लिम्ब को, उस स्पेसिफिक पार्ट को मोबिलाइज कर दिया जाए तो उसकी वजह से जो मसल्स होंगे वो रप्चर हो जाएंगे, ठीक है। रप्चर होने के बाद वो हील कैसे होंगे? स्कॉर के साथ, यानी कि फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस करेंगे उन मसल्स को। जब फाइब्रस टिश्यू उन मसल्स को रिप्लेस करते हैं तो फाइब्रस टिश्यू के अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। वीक टिश्यूज होते हैं जो स्कार टिश्यूज होते हैं। ये कुछ बोन की डिसीजेस दी गई हैं जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। Malformations and diseases caused by defects in the nuclear proteins and transcription factors, polydactyly, syndactyly, absence of a bone। ये हम आगे सारी टर्म्स आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। Diseases caused by the defects in hormones and signal transduction mechanism, achondroplasia and thanatophobia, sorry. Diseases associated with defects in extracellular structural proteins, type 1 collagen disease, osteogenesis imperfecta जिसको बोलते हैं, type 2, 10 and 11 collagen diseases associated with defects in folding and degradation of the macromolecules जिसको म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस का नाम दिया जाता है, ठीक है। डिजीजेज एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन मेटाबॉलिक पाथवे, कौन सी डिजीज हैं वो? एंजाइम्स, आयंस, चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। इसमें जो मेन डिजीज आती है वो ऑस्टियोप्रोसिस है, यानी कि इन प्रॉब्लम्स की इन चीज़ों की प्रॉब्लम हो, एंजाइम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आयन चैनल का कोई इशू हो सकता है एंड ट्रांसपोर्टर्स का। डिजीज एसोसिएटेड विद डिक्रीज बोन मास, ऑस्टियोप्रोसिस। वो ऊपर वाला है ऑस्टियोपेट्रोसिस, नीचे वाला है ऑस्टियोप्रोसिस, ठीक है। डिजीजेज कॉज्ड बाय ऑस्टियोक्लास्ट डिसफंक्शन, जिस वक्त ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स का डिसफंक्शन होगा, पेजेट्स डिजीज इसको बोलते हैं, ठीक है। ऑस्टियाइटिस डिफॉर्मेंस, डिजीजेज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मिनरल होम्योस्टेसिस, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया। रिकेट्स जो होता है वो बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलेशिया जो होता है वो एडल्ट्स में होता है। हाइपरपैराथायराइडिज्म, रीनल ऑस्टियोडेस्ट्रोफी, उसके अलावा इन्फेक्शन है, फ्रैक्चर एंड ट्यूमर है। ये बोन्स की कुछ यानी कि एक आप कह लो कि क्लासिफिकेशन है बोन डिजीज की। malformation and diseases caused by the defects in nuclear proteins and transcription factors, polydactyly, syndactyly, absence of a bone। polydactyly में क्या होता है? 5 से ज्यादा अगर फिंगर्स हों तो उसको polydactyly बोलते हैं, ठीक है। syndactyly में क्या होता है? 2 फिंगर्स अगर आपस में जुड़ी हुई हों तो उसको syndactyly बोलते हैं। उसके बाद है oligodactyly। oligodactyly के अंदर क्या इशू होता है कि जो फिंगर्स होती हैं वो कम होती हैं, यानी कि 5 से कम फिंगर्स होंगी तो उसको oligodactyly का नाम दिया जाएगा। ये देखें, पॉलीडेक्टाइली 5 से ज्यादा अगर फिंगर्स हैं, ठीक है, ये वाली फिंगर्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इसको सिंडेक्टाइली का नाम देते हैं। 4 फिंगर्स हैं, ठीक है, थंब है, इंडेक्स फिंगर है, ठीक है। इसमें सबसे जो छोटी फिंगर है वो नहीं है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? ओलिगोडेक्टाइली।
उसके बाद है डिजीजेस कॉज्ड बाय डिफेक्ट्स इन हार्मोन्स एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म। एकोंड्रोप्लेशिया इसमें डिजीज होती है। एकोंड्रोप्लेशिया शॉर्ट लिम्स डॉर्फिज्म, इसमें जो लिम्स होंगे वो शॉर्ट होंगे, ठीक है। लिम्स कौन से होते हैं हमारे अपर लिम्स, जिसमें आर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, आर्म्स फोर आर्म्स। उसके अलावा लेग्स आ जाएगी। लेग्स और जो आर्म्स हैं उनकी जो लेंथ होगी वो छोटी होगी, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा वो डिवॉर्फ होगा, यानी कि उसकी जो हाइट होगी कम होगी, छोटी होगी। द वर्ड अकोंड्रोप्लेशिया लिटरली मीन्स विदाउट कार्टिलेज फॉर्मेशन। अकोंड्रोप्लेशिया का जो लफ्जी मतलब है उसका मतलब होता है कि कार्टिलेज इसमें फॉर्म नहीं होगी। कार्टिलेज इज अ tough but flexible tissue that makes up much of the skeleton during early development. कार्टिलेज एक टफ फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है, उसने काम क्या करना होता है कि जिस वक्त बेबी डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, और उस चाइल्डहुड इन्फेंट से लेके आगे स्कूल एज तक उसकी जो ग्रोथ होती है उसमें जो कार्टिलेज होती है उसने आगे डेवलप करवाना होता है, ठीक है। मेक्स अप मच ऑफ द स्केलेटन ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, उसने काम क्या करवाना होता है, जो बोन बनती है मेनली वो कार्टिलेज से ही आगे बोन बनती है, ठीक है। कार्टिलेज इसमें कॉन्ड्रोप्लेशिया में क्या होता है, कार्टिलेज कम होती है, कम होती है या होती ही नहीं है। जब कम होगी या होगी ही नहीं तो उसकी वजह से आगे उसके अंदर आके जो कैल्शियम है, फॉस्फेट है और दूसरे मिनरल्स हैं वो आके डिपॉजिट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर डिपॉजिट होते हैं तो उसकी जो लेंथ होती है वो उसमें इंक्रीज होता है। जब कार्टिलेज नहीं होगी तो उसकी लेंथ किस तरह इंक्रीज होगी, ठीक है। कॉन्ड्रोप्लेशिया द प्रॉब्लम इज नॉट फॉर्मिंग कार्टिलेज बट इन द कन्वर्टिंग इट टू बी बोन, अ प्रोसेस कॉल्ड ओसिफिकेशन। यानी कि कार्टिलेज के अंदर जब आके कैल्शियम फॉस्फेट और दूसरे मिनरल्स आके इम्बेड होते हैं तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं ओसिफिकेशन, यानी कि बोन फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली इन द लॉन्ग बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स। ये जो इनकी लेंथ इंक्रीज होती है ये इसी ओसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो जब आर्म्स और लेग्स के अंदर आके ओसिफिकेशन आके नहीं स्टार्ट होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी ओसिफिकेशन जो सेंटर है वो नहीं डेवलप होगा। जब प्राइमरी और सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर नहीं डेवलप होगा तो उनकी जो लेंथ होगी वो इंक्रीज नहीं होगी। जब लेंथ इंक्रीज नहीं होगी तो पेशेंट का जो हाइट है वो कम रह जाएगी। ये देखिए सिम्टम्स, बोर्ड लेग्स, जो उसकी लेग्स होंगी वो बो होंगी, ठीक है। एबनॉर्मल हैंड्स, जो उसके हैंड्स होंगे एबनॉर्मल होंगे, बिल्कुल छोटे छोटे हैंड्स होंगे। शॉर्ट स्ट्रेचर, उसकी जो हाइट होगी वो छोटी होगी। डिक्रीज मसल टोन कम होगी। शॉर्टेंड आर्म्स एंड लेग्स, और उसके जो आर्म्स और लेग्स होंगे वो छोटे होंगे। डिफरेंस नजर आ रहा है, यानी कि इसमें बोन की जो लेंथ है वो इंक्रीज नहीं होगी। ये जो इस इसके जो पेशेंट होंगे कंड्रोप्लेशिया के, उनकी हाइट उसी तरह की रहेगी जिस तरह की बचपन में होती है, उसी तरह की उनकी हाइट रहेगी, और उसी हाइट के बाद वो इवन के अडल्ट हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन उसी हाइट में रहेंगे, ठीक है। थैनाटोफोरिया, थैनाटोफोरिया क्या चीज़ है, थैनाटोफोरिक डिस्प्लेशिया। Thanatophoric dwarfism is a severe skeletal disorder characterized by disproportionately small rib cage। इसमें जो थैनाटोफोरिक डिस्प्लेशिया, इसमें क्या होगा कि स्केलेटल सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। इसमें जो रिब केज होगा वो बिल्कुल छोटा होगा, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिम्स, और जो लिम्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, यानी कि इसमें जो लिम्स हैं ये अच्छे खासे, यानी कि उसकी बॉडी के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। लेकिन थैनाटोफोरिक डिस्प्लेशिया में क्या होगा, बिल्कुल बॉडी के लिहाज से भी जो लिम्स होंगे बिल्कुल छोटे होंगे, एक्सट्रीमली शॉर्ट लिम्स एंड फोल्ड्स ऑफ एक्स्ट्रा स्किन ऑन द आर्म एंड लेग्स, और उसकी आर्म्स और लेग्स के ऊपर एक्स्ट्रा स्किन के फोल्ड्स होंगे, यानी कि स्किन इकट्ठी हुई होगी, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे उसके लिम्स होंगे। इसके अगर लिम्स को देखें तो इसकी बॉडी के लिहाज से इसके लिम्स ठीक हैं, ठीक है, इसकी दूसरी बॉडी के लिहाज से इसके जो लिम्स हैं वो कुछ हद तक मैच हो रहे हैं, लेकिन थैनाटोफोरिक डिस्प्लेशिया में बिल्कुल छोटे होंगे, बॉडी के लिहाज से भी बिल्कुल छोटे छोटे नजर आएंगे, ठीक है, और उन लिम्स के ऊपर जो स्किन होगी वो इकट्ठी हुई होगी। डिजीजेज एसोसिएटेड विद डिफेक्ट्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी कि बोन इसमें
ठीक तरीके से डिवेल्प ही नहीं होती, इम्परफेक्ट बोन फॉर्मेशन, ब्रिटल बोन डिजीज, यानी कि बोन इजीली टूट सकती है, यानी कि बोन डिवेल्प तो हुई है लेकिन इम्परफेक्ट है, परफेक्ट नहीं है, वो ब्रिटल है, टूट सकती है, कंजेनिटल होती है ये प्रॉब्लम, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, डिफेक्ट इन द टाइप 1 कोलेजन जो कि बोन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है उसमें डिफेक्ट होगा। सॉरी, टाइप 1 कोलेजन में डिफेक्ट की वजह से जो बोन होगी वो वीक होगी। साइन एंड सिम्टम्स में क्या होगा, इसमें आपको तीन चीजें मिलेंगी। एक तो हेयरिंग लॉस मिलेगा, ठीक है, हेयरिंग लॉस होगा, CSOM यानी कि एक मिडिल ईयर की एक डिजीज है, ठीक है, क्रोनिक स्पुरेटिव ओटाइटिस मीडिया CSOM, उसकी वजह से हेयरिंग लॉस मिलेगा। उसके अलावा इसमें एक और चीज मिलेगी, ब्लू स्क्लेरा, यानी कि हमारी आईज में वाइट पोर्शन जो होता है उसको स्क्लेरा का नाम देते हैं, ठीक है, जो वाइट पोर्शन है उसको स्क्लेरा का नाम देते हैं। वो इन पेशेंट्स में जिनका ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट होता है, इनमें टाइप 1 कोलेजन डिफेक्ट होता है, इनका जो स्क्लेरा होगा वो ब्लू होगा। नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें व्हाइट होता है लेकिन इनमें ब्लू होगा, ठीक है। मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स, इम्परफेक्ट बोन फॉर्मेशन की वजह से मल्टीपल बोन फ्रैक्चर्स भी मिलेंगे साथ में, ठीक है। ये तीन सिम्टम्स इसमें मिलेंगे, brittle bone disease, osteogenesis imperfecta, a genetic disorder that results from a lack of the protein collagen cause brittle bones that breaks easily। ये जो bones होंगी ये easily break हो जाएंगी, यानी कि इस पर्सन के अंदर फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स मिलेंगे। जो भी पेशेंट होगा ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा से में सफ़र होगा उसमें फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स मिलेंगे। साइन ऑफ द डिसऑर्डर, सिम्टम्स वेरी एंड कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर। जो सिम्टम्स होती हैं माइल्ड भी हो सकती हैं और सीवियर भी हो सकती हैं, यानी कि बिल्कुल छोटा सा ट्रॉमा भी उसको फ्रैक्चर काज करवा सकता है। कर्व्ड स्पाइन, उसकी जो स्पाइन होगी, ठीक है, जो उसका वर्टिब्राज होंगे वो कर्व्ड होंगे, काइफोसिस होगा, काइफोटिक स्पाइन, ठीक है। हेयरिंग लॉस ऑफन स्टार्ट्स इन 20s टू और 30s, यानी कि 20 से 30 साल की उम्र में उसको हेयरिंग लॉस हो जाएगा। बोइंग ऑफ द बैक कैन कॉज स्पाइनल कर्वेचर कॉल्ड काइफोसिस विच कैन लीड टू अ हंचबैक, यानी कि एक हंचबैक एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट सामने की तरफ झुका हुआ होता है और उसकी जो कमर होती है बाहर की तरफ निकली होती है, उसको काइफोसिस और हंचबैक का नाम देते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, नो क्योर, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग सिम्टम्स, इसमें कोई क्योर नहीं है क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसकी सिम्टम्स को, उसकी अलामात को किसी ना किसी तरीके से कम किया जा सके। फॉर एग्जांपल पेन है तो पेन के लिए कोई ना कोई मेडिकेशन देंगे, हेयरिंग लॉस है तो हेयरिंग एड उसे प्रोवाइड करेंगे किसी ना किसी तरीके से, उसकी थोड़ा बहुत हेयरिंग एबिलिटी जो है वो कायम रह सके। फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर हो रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि वो ट्रॉमा से ऐसी जगहों से दूर रहे। ट्रीटिंग ब्रोकन बोन्स, ब्रिटल टीथ, पेन मेडिकेशंस, फिजिकल थेरेपी, यूज ऑफ असिस्टिव टूल्स सच एज ब्रेसिस, व्हील चेयर्स, यानी कि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे ताकि उसको फ्रैक्चर्स ना हो सकें। गुड डाइट, एक्सरसाइज, नो स्मोकिंग, नो अल्कोहल ड्रिंक और कैफीन, ना वो अल्कोहल ड्रिंक कर सकता है ना ही कैफीन इनटेक कर सकता है। Disease associated with defect in folding and degradation of, इसमें कौन सी डिजीज होती है, म्यूकोपोलीसेक्राइडोसिस। म्यूकोपोलीसेक्राइडोसिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है caused by the absence of multifunctioning of the lysosomal enzymes needed to break down molecules called glycosaminoglycans, यानी कि एक एंजाइम इसमें डेफिशिएंट होता है जिसको लाइसोसोमल एंजाइम्स बोलते हैं, मल्टी फंक्शन होते हैं उसके, ठीक है। उसने काम क्या करना होता है, ब्रेक डाउन करवानी होती है मैक्रो मॉलिक्यूल्स की, यानी कि बड़े बड़े जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स, उनकी ब्रेक डाउन करवानी होती है, उसकी लंबी लंबी चेन्स होती हैं उनकी ब्रेक डाउन करवानी होती है। दीज लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट्स अकर विद इन द सेल्स, ये जो लॉन्ग चेन्स होती हैं ये सेल्स के अंदर होती हैं। दैट हेल्प बिल्ड अप बोन, कार्टिलेज, टेंडन्स, कॉर्निया, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, और ये हेल्प करती हैं
इन सारी चीज़ों के बनने में, यानी कि विद इन द सेल ये प्रेजेंट होती हैं। अगर बोन सेल्स में यानी कि ऑस्टियोसाइट्स में है तो बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेंगी, कार्टिलेज में है तो कार्टिलेज, कॉन्ड्रोसाइट्स में है, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी कि कार्टिलेज फॉर्मिंग जो सेल्स हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के जो मैच्योर सेल्स होते हैं, ठीक है। टेंडन्स, कॉर्निया, स्किन एंड कनेक्टिव टिश्यू, इनमें ये जो कार्बोहाइड्रेट्स की लॉन्ग चेन्स होती हैं ये इन टिश्यूज को फॉर्मेशन, इन टिश्यूज को बनाने में हेल्प करती हैं। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स फॉर्मली कॉल्ड म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स का दूसरा नाम क्या है? म्यूकोपॉलीसेक्राइड, mucopolysaccharides are also found in the fluids that lubricate joints। ये किस जगह पे भी होता है? जॉइंट्स में जो फ्लूइड होता है ना, साइनोवियल फ्लूइड, उस जगह पे भी आपको मिलेगा। तो इस म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस में प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी जो लंबी चेन्स होती हैं ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स की, उसको ब्रेक डाउन करवाने के लिए जो इंजाइम होता है वो इंजाइम एब्सेंट होता है, तो उस कंडीशन में ये वाली प्रॉब्लम होगी। These glycosaminoglycans collect in the cells, blood and connective tissue, ये उन सेल्स में इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। The result is permanent progressive cellular damage, क्योंकि जब ये इनकी ब्रेक डाउन नहीं होगी ना तो ये सेल की फॉर्मेशन होने देंगे और ना ही वहाँ से आगे बाहर एक्सक्रीट होंगे, तो उसकी वजह से उन सेल्स की परमानेंट डिस्ट्रक्शन करेंगे। प्रोग्रेसिव सेलुलर डैमेज विच अफेक्ट्स अपीयरेंस, फिजिकल एबिलिटी, ऑर्गन एंड सिस्टम फंक्शनिंग एंड इन मोस्ट केसेस मेंटल डेवलपमेंट। क्लियर है? यानी कि जिस जिस एरिया में होंगे उसकी डेवलपमेंट को डिस्टॉर्ट करते जाएंगे, उसकी डेवलपमेंट को इनहिबिट करते जाएंगे। म्यूकोपॉलीसेक्राइडोसिस, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, उनकी कुछ सिचुएशन इस तरह की होगी। डेफिशिएंसी ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स, मल्टी सिस्टेमिक हेट्रोजेनस, यानी कि एक से ज़्यादा सिस्टम्स को इन्वॉल्व करेगा। सीवियर मॉर्बिडिटी एंड अर्ली मोर्टेलिटी, यानी कि ये सीवियरली मॉर्बिड है, डिजीज़ जो है ये क्योर तो होती नहीं है, ठीक है, कॉन्जेनिटल होती है, और अर्ली मोर्टेलिटी, अर्ली डेथ का बायस बनती है। इंसिडेंस इसका रेयर है, कॉमनली यानी कि इन्वॉल्व नहीं करती, यानी कि 1 लाख में से किसी एक इंडिविजुअल को ये वाली प्रॉब्लम हो सकती है। सिग्निफिकेंट अनमेट मेडिकल नीड, इसमें हम मेडिकली जस्ट उनकी जो अलामात होती हैं उनको दूर करने में हेल्प आउट कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। यानी कि जिस एरिया में होंगे उस एरिया के, यानी कि अगर मसल्स के टिश्यूज में है तो मसल्स की ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, बोन के हैं बोन की ग्रोथ को हैम्पर करेंगे, ठीक है। अब टिल नाउ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ ले।